हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइट्स का नया चैप्टर देखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है सबसोनिक एरोडायनेमिक्स। बट मेरे हिसाब से मैंने जो नाम रखा है इसका नाम है एरोफॉइल टर्मिनोलॉजी एंड एरोडायनेमिक्स। ठीक है, तो एरोफॉइल टर्मिनोलॉजी हमको पता है, हमारा विंग्स जो होता है कौन से शेप का होता है, एरोफॉइल शेप का होता है। इसे क्रॉस सेक्शन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये विंग्स है, एरोफॉइल शेप का होता है। एरोफॉइल शेप का क्यों होता है मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि हम प्रेशर डिफरेंस का फंडा यूज करते हैं। ठीक है, प्रेशर डिफरेंशियल का फंडा यूज करते हैं, बर्नौलीज कंटिन्यूटी इक्वेशन थ्योरम हम यूज करते हैं, जिससे क्या होता है हमको लिफ्ट जनरेट होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ऊपर का जो एयर है, एयर की जो वेलोसिटी ऊपर की वो ज्यादा होती है, नीचे जो वेलोसिटी होती है वो कम होती है, और नीचे का जो प्रेशर जो होता है, बीनेथ का प्रेशर जो होता है वो हाई होता है, और अबव जो प्रेशर होता है वो लो होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, एयर मूविंग स्लोवर, यहाँ वेलोसिटी जो है आपकी कम है और यहाँ की वेलोसिटी जो है आपकी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे इसको बोलते हैं डाउन वॉश। इसको बोलते हैं डाउन वॉश। जितना ज्यादा डाउन, जितना अच्छा, जितना ज्यादा डाउन वॉश होगा उतना ज्यादा हमको क्या मिलेगा, लिफ्ट फोर्स मिलेगा। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या मिलता है हमको, लिफ्ट फोर्स मिलता है। तो हम स्टडी करने चाहते हैं कि ये देखो हमारा ये है एरोफॉइल शेप। ठीक है, विंग का शेप एरोफॉइल का होता है। इसके कुछ कुछ टर्म्स होते हैं, वो टर्मिनोलॉजी हम देखेंगे और समझेंगे कि किसका क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो पहले तो हम डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एरोफॉइल। ठीक है, तो व्हाट इज एन एरोफॉइल, यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज एन एरोफॉइल। एरोफॉइल अ शेप कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग लिफ्ट विद रिलेटिवली हाई एफिशिएंसी। ठीक है, ऐसा शेप जो लिफ्ट प्रोड्यूस करने में जिसमें कैपेबिलिटी हो उसको एरोफॉइल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आता है कॉर्ड लाइन, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लीडिंग एंड ट्रेलिंग एज। अब जैसे ये मेरा एरोफॉइल शेप ऐसा होता है। ठीक है, एरोफॉइल शेप है, तो एक सेंटर लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन, जो क्या करता है लीडिंग एज, इसको बोलते हैं लीडिंग एज और इसको बोलते हैं ट्रेलिंग एज। लीडिंग एज और ट्रेलिंग एज जो होता है उसको जो कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं कॉर्ड लाइन। कॉर्ड क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन लीडिंग एंड ट्रेलिंग एज मेजर अलोंग द कॉर्ड लाइन। ठीक है, ठीक है, ये लाइन का नाम है कॉर्ड लाइन, और इसका जो लेंथ होता है उसको बोलते हैं क्या, कॉर्ड। जो लेंथ होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड। क्लियर है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन समझा। डेफिनेशन के बाद है, एक है कॉर्ड लाइन जो लीडिंग एज और ट्रेलिंग एज दोनों को क्या करता है, जोड़ता है, उसको बोलते हैं कॉर्ड लाइन। और कॉर्ड लाइन का जो डिस्टेंस होता है लीडिंग एज और ट्रेलिंग एज का, जो कॉर्ड लाइन के अलाउंग हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका एरोफॉइल ज्योमेट्री हो गया, जिसमें से आपको क्लियर कट सारा का सारा समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर है, तो एरोफॉइल ज्योमेट्री हम देखते हैं। ठीक, क्या क्या है अच्छे से आपको समझ में आएगा, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये। ठीक है, तो सबसे पहली चीज देखते हैं, इसको बोलते हैं, इस वाले एज को बोलते हैं लीडिंग एज, इसको बोलते हैं ट्रेलिंग एज। ठीक है, लिख देता हूँ ट्रेलिंग एज। लीडिंग एज एंड ट्रेलिंग एज। ठीक है, अब मैंने क्या बताया अभी, लीडिंग एज और ट्रेलिंग एज पे एक स्ट्रेट लाइन जो मिलाता है, एक स्ट्रेट लाइन जो इसको मिलाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉर्ड लाइन। उस लाइन का नाम क्या है, कॉर्ड लाइन। और इस कॉर्ड लाइन की लेंथ को क्या बोलते हैं, कॉर्ड। इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड। और इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है कॉर्ड लाइन, लिखा हुआ है कॉर्ड लाइन। ठीक है, इस लाइन का नाम है, इसका नाम है कॉर्ड लाइन, इसका नाम है कॉर्ड लाइन। क्लियर है, तो ये हो गया कॉर्ड। ठीक है, क्लियर है। मीन लाइन या कैम्बर लाइन किसको बोलते हैं, लाइन ज्वाइनिंग लीडिंग एंड ट्रेलिंग एज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द अपर एंड लोअर सरफेस। ठीक है, ये वाली लाइन देखो, ये लाइन जो है, ये भी एक लाइन है जो क्या करता है, लीडिंग एज और ट्रेलिंग एज को जोड़ता है, लेकिन क्या होता है, इक्विडिस्टेंट होता है। इक्विडिस्टेंट मतलब इसका डिस्टेंस यहाँ से भी सेम है, और यहाँ ऊपर से भी सेम और नीचे से सेम है। इसको बोलते हैं मीन कैम्बर लाइन। तो जो रेड कलर का ये है कॉर्ड लाइन, और ये है आपका मीन कैम्बर लाइन।
ठीक है, जो ऊपर और नीचे दोनों से इक्वल डिस्टेंस में होता है उसको बोलते हैं मीन कैम्बर लाइन। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन होता है ये कर्वेचर होता है, कर्वेचर के फॉर्म में होता है कैम्बर लाइन जो है, और कॉर्ड लाइन जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, याद रखना। ठीक है, और कॉर्ड लाइन का लेंथ जो होता है उसको बोलते हैं कॉर्ड। क्लियर, इतना समझ में। नेक्स्ट है मैक्सिमम कैम्बर क्या होता है। द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द मीन लाइन फ्रॉम द कॉर्ड लाइन एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, उसको मैक्सिमम कैम्बर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो मैक्सिमम कैम्बर क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द मीन लाइन। ठीक है, तो मैक्सिमम कैम्बर क्या होगा। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस, मान लो ये वाला पोर्शन है, ये वाला डिस्टेंस कहां पे मैक्सिमम होगा, इस वाले में, इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम कैम्बर। ठीक है, किसके किसके बीच का गैप बता रहे हैं हम बता रहे हैं कॉर्ड लाइन। ठीक है, कॉर्ड लाइन और मीन कैम्बर लाइन के बीच का जो सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम कैम्बर। मैक्सिमम कैम्बर। ठीक है, थिकनेस कॉर्ड रेशियो। ठीक है, थिकनेस और कॉर्ड रेशियो क्या होता है, मैक्सिमम थिकनेस इज अ परसेंटेज ऑफ कॉर्ड विथ लोकेशन एज परसेंटेज ऑफ कॉर्ड आफ्टर लीडिंग एज। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कॉर्ड आफ्टर ऑफ लीडिंग एज। ठीक है, तो सबसे ज्यादा थिकनेस जो होगा वो कहां से मेजर करते हैं, लोकेशन ऑफ मैक्सिमम थिकनेस यहां से मेजर करते हैं, मैक्सिमम। ठीक है, हम देखते हैं कि हमारा एरोफॉइल शेप का मैक्सिमम थिकनेस कहां पे है और उसका लोकेशन कहां से मेजर किया जाता है, वो हमेशा लीडिंग एज से क्या किया जाता है, इसका लोकेशन मेजर किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। और प्लस मैक्सिमम कैम्बर का लोकेशन भी कहां से मेजर किया जाता है, लीडिंग एज से ही मेजर किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। ये था मेरा मैक्सिमम कैम्बर वाला पोर्शन और ये है आपका मैक्सिमम थिकनेस वाला पोर्शन। मान लो यहाँ का थिकनेस मैक्सिमम है, ये थिकनेस मैक्सिमम है। ठीक है, तो मैक्सिमम थिकनेस हो गया। ठीक है, तो मैक्सिमम थिकनेस एज अ परसेंटेज ऑफ कॉर्ड, एज अ मैक्सिमम थिकनेस एज अ परसेंटेज ऑफ कॉर्ड with location as a percentage of chord aft of leading edge is known as thickness of chord ratio. ठीक है, थिकनेस अपॉन कॉर्ड रेशियो। क्लियर है, थिकनेस अपॉन कॉर्ड रेशियो क्या होता है। ठीक है, कॉर्ड का कितना परसेंट जो है वो मैक्सिमम थिकनेस शो कर रहा है, वही क्या होता है, थिकनेस और कॉर्ड रेशियो, थिकनेस अपॉन कॉर्ड रेशियो होता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये मेरा, इसी को मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये मेरा एरोफॉइल शेप है। ठीक है, ठीक, तो ये आपकी टर्मिनोलॉजी है, इसको मैं मिटाता हूं एक बार। ठीक, अब ये क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं इसको फिर से बनाता हूं। ये मेरा एरोफॉइल शेप है, मान लो ऐसा एरोफॉइल शेप है। ठीक है, एरोफॉइल शेप है, एरोफॉइल शेप का, ठीक है, जो सेंटर लाइन क्या होता है उसको बोलते हैं कॉर्ड लाइन। कॉर्ड लाइन, स्ट्रेट लाइन जो होता है वो होता है कॉर्ड लाइन। क्लियर है, समझ में। और इसी पे हम मान के चलते हैं कि हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट होता है जहां पे लिफ्ट फोर्स लगा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलता हूँ, सॉरी। ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर, लिफ्ट फोर्स और ड्रैग फोर्स। याद रखना लिफ्ट और ड्रैग एक दूसरे के 90 डिग्री में होते हैं। लिफ्ट और ड्रैग हमेशा एक दूसरे के 90 डिग्री में होते हैं। ठीक है, अब आता है एंगल ऑफ अटैक क्या होता है। ठीक है, तो कॉर्ड लाइन और एयर फ्लो का जो डायरेक्शन होता है, रिलेटिव एयर फ्लो का डायरेक्शन होता है, रिलेटिव एयर फ्लो के डायरेक्शन को अगर मैं स्ट्रेट लाइन शो करूं तो कॉर्ड लाइन और रिलेटिव एयर फ्लो के बीच जो एंगल बनता है, ठीक है, इसके बीच जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ अटैक, अल्फा, एंगल ऑफ अटैक। ठीक है, कॉर्ड लाइन को एक लाइन हमने अज्यूम किया और रिलेटिव एयर फ्लो के डायरेक्शन को एक लाइन हमने अज्यूम किया। कॉर्ड लाइन और रिलेटिव एयर फ्लो डायरेक्शन वाली लाइन को
के बीच में बनने वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ अटैक। ठीक है, एंगल ऑफ अटैक। और लिफ्ट और ड्रैग एक दूसरे के 90 डिग्री में होते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट जो होता है उसको बोलते हैं टोटल रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? टोटल रिएक्शन। क्लियर है? तो सारे के सारे टर्म्स आप एक बार देख लीजिए किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, कॉर्ड लाइन हो गया, मीन कैम्बर लाइन हो गया, मैक्सिमम कैम्बर आ गया, ठीक है, मैक्सिमम थिकनेस आ गया, लोकेशन ऑफ मैक्सिमम कैम्बर एंड लोकेशन ऑफ मैक्सिमम थिकनेस बोथ आर ऑब्जर्व फ्रॉम द लीडिंग एज। ये है लीडिंग एज और ये ट्रेलिंग एज। ठीक है, लीडिंग एज को लेके हम एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, और सर्कल का एक रेडियस आता है, उसको क्या बोलते हैं? एक रेडियस आता है सर्कल का, उसको बोलते हैं लीडिंग एज रेडियस। क्लियर है? तो ये थे आपके एरोफॉइल के टर्मिनोलॉजी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, किसको क्या क्या बोलते हैं। क्लियर है? समझ में नहीं आएगा तो आप क्या करो, आप उसको वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो कॉर्ड लाइन, एंगल ऑफ अटैक को समझिए। कॉर्ड लाइन और रिलेटिव एयर फ्लो के डायरेक्शन वाली लाइन को के बीच में बनने वाले एंगल क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ अटैक बोलते हैं। ठीक है, कॉर्ड लाइन स्ट्रेट लाइन होता है जो क्या करता है? लीडिंग एज और ट्रेलिंग एज को मिलाता है। और मेन कैम्बर लाइन भी वही काम करता है, लीडिंग एज और ट्रेलिंग एज को मिलाता है, लेकिन वो क्या होता है? कर्वेचर में होता है, कर्व में होता है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ कैम्बर देखते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कैम्बर। कैम्बर का मतलब होता है वो कब कर्वेचर जो होता है वो। ठीक है, तो ये तीन टाइप के होते हैं कैम्बर। एक होता है पॉजिटिव कैम्बर, दूसरा होता है नेगेटिव कैम्बर। टाइप्स ऑफ कैम्बर, फर्स्ट वन इज अ पॉजिटिव कैम्बर, सेकंड वन इज अ नेगेटिव कैम्बर एंड थर्ड वन इज अ सिमेट्रिकल। ठीक है, पॉजिटिव कैम्बर व्हेन द कैम्बर लाइन लाइज अबव द कॉर्ड लाइन। ठीक है, कॉर्ड लाइन क्या हो गया? हमने क्या देखा डायग्राम में? ये कॉर्ड लाइन है। ठीक है, मैं फिर से बना देता हूँ यहाँ पे आपको समझने के लिए। कॉर्ड लाइन एक स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और कैम्बर लाइन भी क्या क्या होता है? वो कर्व में होता है। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो ये है आपका कॉर्ड लाइन और ये क्या है? सॉरी, ये है कैम्बर लाइन, दोनों का नाम सी से आता है। और ये है क्या आपका? कॉर्ड लाइन। तो पॉजिटिव कैम्बर क्या होगा? व्हेन द कैम्बर लाइन लाइज अबव द कॉर्ड लाइन। इस कंडीशन में कैम्बर लाइन, अगर कैम्बर लाइन कॉर्ड लाइन के ऊपर है, ये वाला सिचुएशन, तो क्या बोलेंगे उसको? पॉजिटिव कैम्बर बोलेंगे। मोस्ट कॉमन इन एयरक्राफ्ट विंग्स, हर एयरक्राफ्ट, मैक्सिमम एयरक्राफ्ट विंग्स में ऐसा होता है। ठीक है, पॉजिटिव कैम्बर होता है। ठीक है, कॉर्ड लाइन के अबव होता है क्या? ऊपर होता है क्या आपका कैम्बर लाइन, उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कैम्बर। ठीक है, क्लियर है? नेगेटिव कैम्बर जस्ट द पॉइंट व्हेन द कैम्बर लाइन इज बिलो द कॉर्ड लाइन। ठीक है, कैम्बर लाइन इज बिलो द कॉर्ड लाइन। ठीक है, तो ये मान लो ऐसा हो गया आपका कैम्बर लाइन, ऐसा, इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव कैम्बर। व्हेन द कैम्बर लाइन इज बिलो द कॉर्ड लाइन, जनरली यूज्ड इन अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन। ठीक है, मैक्सिमम एयरक्राफ्ट के विंग्स में क्या होता है? पॉजिटिव कैम्बर होता है, और कुछ स्पेसिफिक जगहों पे ही क्या होता है? नेगेटिव कैम्बर का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कहाँ कहाँ किस किस जगह पे नेगेटिव कैम्बर हम यूज करते हैं। ठीक है, और तीसरा जो होता है सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एरोफॉइल हैज नो कैम्बर बिकॉज द कॉर्ड लाइन एंड कैम्बर लाइन आर कोइंसिडेंटल। ठीक है, कॉर्ड लाइन और कैम्बर लाइन एक ही साथ कोइंसाइड करते हैं अगर, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? जीरो कैम्बर होता है, कैम्बर होता ही नहीं। इसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल एरोफॉइल। ठीक है, कुछ कुछ जगहों पे सिमेट्रिकल एरोफॉइल का इस्तेमाल करते हैं। पुराने जो एंशियंट जितने भी फ्लाइट्स बने थे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, उसमें सिमेट्रिकल एरोफॉइल इस्तेमाल किया जाता था कि कोई कैम्बर ही नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों लाइन एक साथ कोइंसाइड करते हैं। क्लियर है? तो ये था आपका टाइप्स ऑफ कैम्बर। अब कुछ कुछ एंगल हम यूज करते हैं। ठीक है,
उस एंगल को आपको देखना पड़ेगा जिसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्रिटिकल एंगल्स। ठीक है, सबसे पहला होता है, पहले नंबर में है एंगल ऑफ अटैक, दूसरा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और थर्ड होता है इफेक्टिव एंगल ऑफ अटैक। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? तो एंगल ऑफ अटैक, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इफेक्टिव एंगल ऑफ अटैक। ठीक है, क्लियर है? तीन टाइप के। तो एंगल बिटवीन कॉर्ड लाइन एंड रिलेटिव एयर फ्लो क्या होता है? एंगल ऑफ अटैक बताया था अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल बिटवीन विंग रूट कॉर्ड लाइन एंड एयरक्राफ्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, क्लियर है? विंग रूट कॉर्ड लाइन, ठीक है, कॉर्ड लाइन जो है किसी भी विंग रूट का कॉर्ड लाइन है, और एयरक्राफ्ट का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, एयरक्राफ्ट का एक्सिस विजुलाइज अभी नहीं कर पा रहा हूँ, डायग्राम पिक्चर नहीं है। एयरक्राफ्ट का एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और कॉर्ड लाइन के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और थर्ड होता है एंगल, इफेक्टिव एंगल ऑफ अटैक, एंगल बिटवीन कॉर्ड लाइन एंड इफेक्टिव एयर फ्लो। ठीक है, यहां पे क्या आ गया? रिलेटिव एयर फ्लो, रिलेटिव एयर फ्लो। ठीक है, और यहां पे क्या आ गया आपका? इफेक्टिव एयर फ्लो। ठीक है, तो इफेक्टिव एयर फ्लो और कॉर्ड लाइन के बीच के एंगल को बोलते हैं इफेक्टिव एंगल ऑफ अटैक। कॉर्ड लाइन और रिलेटिव एयर फ्लो के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ अटैक अल्फा। ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस एयरक्राफ्ट का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और कॉर्ड लाइन के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, आगे एग्जांपल से समझेंगे कि तीनों होता क्या है। ठीक है, इसमें से एंगल ऑफ अटैक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम रिलेटिव एयर फ्लो की बात करते हैं। ठीक, रिलेटिव एयर फ्लो, ये मेरा एयरक्राफ्ट है। ठीक है, एयरक्राफ्ट का डायरेक्शन है ये कि वी, एयरक्राफ्ट की स्पीड कितनी है? वी है, और डायरेक्शन किधर है? लेफ्ट हैंड साइड में है। तो याद रखना रिलेटिव एयर फ्लो जो होता है वो फ्लाइट पाथ, जितना फ्लाइट का जो पाथ रहता है उसका जस्ट पैरेलल और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? आपका रिलेटिव एयर फ्लो होता है। रिलेटिव एयर फ्लो, रिलेटिव एयर स्पीड या रिलेटिव एयर फ्लो। ठीक है, पैरेलल और जस्ट अपोजिट। फ्लाइट है, फ्लाइट के वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट एंड पैरेलल ये होता है रिलेटिव, ये डायरेक्शन होता है इसका। कंडीशन, एयर अनअफेक्टेड बाय द एयरक्राफ्ट प्रेजेंस, प्रेशर, टेम्परेचर, वेलोसिटी। ठीक है, एयर के कौन सी कंडीशन में हमको रिलेटिव एयरक्राफ्ट मिलता है? ठीक है, जब एयरक्राफ्ट के प्रेजेंस से एयर को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ऐसा मान के चलते हैं कि एयरक्राफ्ट के आने से जो एयर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। कौन कौन से? उसके प्रेशर पे, उसके टेम्परेचर पे, उसके स्पीड पे या वेलोसिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? किसके बराबर होता है ये? तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इक्वल टू द ट्रू एयर स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट। रिलेटिव एयर फ्लो की जो वैल्यू होती है किसके बराबर होती है? ट्रू एयर स्पीड के बराबर होती है। क्लियर, समझ में? तो इसके बराबर होती है। तो ये तीन चीजें हैं। डायरेक्शन क्या होता है? एयरक्राफ्ट के वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट और पैरेलल। ठीक, और कंडीशन क्या है? एयरक्राफ्ट के प्रेजेंस से एयर का कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होना चाहिए। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी। एंड थर्ड मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? इसका मैग्नीट्यूड है वो ट्रू एयर स्पीड के बराबर है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एरोडायनेमिक फोर्सेस। ठीक है, वैसे तो एयरक्राफ्ट में चार टाइप के फोर्सेस लगते हैं, एरोडायनेमिक फोर्सेस। लेकिन एरोडायनेमिक फोर्सेस कौन कौन से? पहला है लिफ्ट, दूसरा है ड्रैग। ठीक है, क्लियर है? मैंने बताया आपको लिफ्ट और ड्रैग एक दूसरे के 90 डिग्री में लगते हैं।
ठीक, इसका मतलब क्या है, फोर्स एक्टिंग एट 90 डिग्री टू द रिलेटिव एयर फ्लो। जो रिलेटिव एयर फ्लो है उसके 90 डिग्री में जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, लिफ्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्रैग क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू एंड इन द सेम डायरेक्शन एज अ रिलेटिव एयर फ्लो। ठीक है, क्लियर है। तो रिलेटिव एयर फ्लो के डायरेक्शन सेम के सेम डायरेक्शन में ही क्या होता है, आपका ड्रैग लगता है। क्लियर है, और यह पैरेलल होता है उसी के ड्रैग फोर्स। और लिफ्ट फोर्स जो होता है रिलेटिव एयर, इसीलिए जो ड्रैग का डायरेक्शन है वो रिलेटिव एयर फ्लो या रिलेटिव एयर स्पीड का डायरेक्शन है। समझ में है, क्लियर है। तो लिफ्ट मतलब क्या होता है, रिलेटिव एयर फ्लो के 90 डिग्री में लगता है, या इसको और क्या बोलते हैं, ड्रैग के डायरेक्शन के 90 डिग्री में लगता है, ड्रैग फोर्स के। ठीक है, तो रिलेटिव एयर फ्लो तो स्पीड की बात हो रहा है, स्पीड का डायरेक्शन है, वैसी फोर्स का डायरेक्शन है। ठीक है, तो ड्रैग क्या होता है, रिलेटिव एयर फ्लो जो फ्लो है या रिलेटिव एयर स्पीड है उसके डायरेक्शन के पैरेलल होता है या उसी के साथ होता है, उसी के अलोंग होता है। ठीक है, ये दो फोर्स हो गए। टोटल रिएक्शन क्या होता है, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट जो निकालते हैं। ठीक है, दोनों फोर्स का क्या निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं। दोनों फोर्स का रिजल्टेंट जो होता है उसको टोटल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोटल रिएक्शन। अब देख सकते हैं ये ड्रैग फोर्स है, लिफ्ट है। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, जब एक से ज्यादा कोई फोर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट में लग रहा होता है तो उन सब को मिला के एक कॉमन फोर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। उस कॉमन फोर्स क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। इसके रिजल्टेंट को क्या बोलते हैं, टोटल रिएक्शन। लिफ्ट और ड्रैग के रिजल्टेंट फोर्स को क्या बोलते हैं, टोटल रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं टू डायमेंशनल एयर फ्लो। टू डायमेंशनल एयर फ्लो मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ कुछ चीजें। तो डाउन वॉश के बारे में बात किया था। ठीक है, तो देखो डाउन वॉश, इस वाले पोर्शन को डाउन वॉश बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को अप वॉश बोलते हैं। ठीक है, तो अप वॉश एयर फ्लो टर्न्स टुवर्ड द लोअर प्रेशर एट द अपर सरफेस। ठीक है, अपर सरफेस में जो एयर फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसको अप वॉश बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, एयर एक्सलेट ओवर द अपर सरफेस। ये है आपका एरोफॉइल शेप, यहां से एयर आया और स्ट्राइक किया, ये हो गया, यहाँ पे क्या बोल दिया आपको, अपवॉश। अपवॉश बोल दी ऊपर की तरफ अपर सरफेस में, वो अपवॉश हो गया। उसका फ्लो ओवर एरोफॉइल, एरोफॉइल का फ्लो हुआ। ठीक है, एयर एक्सलेट करता है, वेलोसिटी, लोकल वेलोसिटी इंक्रीज होती है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और नीचे क्या क्या होता है, एयर फ्लो रिटर्न्स टू ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर पासिंग एरोफॉइल। ठीक है, एक एयर आया, स्ट्राइक किया, फ्लो हुआ, उसकी स्पीड बढ़ी, उसके बाद फिर वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आता है। ठीक है, तो नीचे का जो पिछला हिस्सा जो होता है वहां पे जब एयर मिलता है वापस से, ठीक है, ऊपर का और नीचे का एयर, उसको डाउन वॉश बोलते हैं। जहां से स्टार्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, अप वॉश बोलते हैं। क्लियर है, तो ये अप वॉश, फ्लो और एरोफॉइल एंड डाउन वॉश। क्लियर है, ये तीनों चीजें आपको टू डायमेंशनल एयर फ्लो में आगे आती है। इन्फ्लुएंस ऑफ डायनामिक प्रेशर देखते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ डायनामिक प्रेशर, ठीक है, व्हाट इज डायनामिक प्रेशर, फिर से लिखता हूं, पीडी इज इक्वल टू 1/2 इंटू रो इंटू वी स्क्वायर। ये क्या हो गया, आपका डायनामिक प्रेशर है। ठीक है, इफ डायनामिक प्रेशर इंडिकेटेड एयर स्पीड को ही डायनामिक प्रेशर बोलते हैं, आपको बताया जा चुका है। इंक्रीजेस द प्रेशर डिफरेंशियल विल इंक्रीज। ठीक है, अगर डायनामिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, प्रेशर डिफरेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। दिस क्रिएट्स ए स्ट्रॉन्गर अपवर्ड फोर्स ऑन द एरोफॉइल। मतलब क्या है, डायनामिक प्रेशर इतना, स्पीड जितना ज्यादा होगा और डायनामिक प्रेशर उतना ज्यादा होगा, उस कंडीशन में प्रेशर डिफरेंस जो है वो ज्यादा होगा। प्रेशर डिफरेंस ज्यादा, जिससे क्या होगा, हमको ज्यादा मात्रा में लिफ्ट मिलेगा। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव एंगल ऑफ अटैक एंड द गिवन डायनामिक प्रेशर। ठीक,
यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव दिया हुआ है, यहाँ पे इस वाले पोर्शन में पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। सेम एंगल ऑफ अटैक इंक्रीज डायनेमिक प्रेशर, जितना ज्यादा डायनेमिक प्रेशर इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा क्या होगा, आपका लिफ्ट फोर्स मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? ये पिक्चर क्लियर नहीं आया हुआ तो, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि जहां पे डायनेमिक प्रेशर बढ़ रहा है वहां पे मतलब स्पीड बढ़ी होगी, डायनेमिक प्रेशर बढ़ रहा है, और जितना ज्यादा डायनेमिक प्रेशर होगा उससे ज्यादा प्रेशर डिफरेंस बढ़ेगा। जितना अच्छा डाउनवर्ड्स आप क्रिएट करोगे उतना अच्छा क्या मिलेगा, लिफ्ट मिलेगा। ठीक है, तो लिफ्ट को जनरेट कर, लिफ्ट को प्रॉपर लिफ्ट बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए होती है हमको? पहला, ठीक है, फर्स्ट क्या चाहिए होता है सबसे पहले तो डाउन वॉश अच्छा होना चाहिए, मतलब प्रेशर डिफरेंस अच्छा होना चाहिए। दूसरा, हाई एंगल ऑफ अटैक। थर्ड क्या है, यूजेस ऑफ फ्लैप्स एंड स्लैट्स, आगे बताऊंगा क्या होता है ये फ्लैप्स एंड स्लैट्स। ठीक है, तो हम किस पे बात कर रहे हैं, डाउन वॉश की बात कर रहे हैं और एंगल ऑफ अटैक की बात कर रहे हैं, ये दो चीजें हैं। एंगल ऑफ अटैक अच्छा होगा तो प्रॉपर अच्छा डाउन वॉश क्रिएट होगा। ठीक है, और डाउन वॉश कब क्रिएट होगा, जब आपकी स्पीड हाई होगी। स्पीड क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, हाई स्पीड, हाई स्पीड होनी चाहिए तो अच्छा डाउन वॉश होगा, प्रेशर डिफरेंस अच्छा होगा, जिससे क्या होगा, हमको लिफ्ट ज्यादा मिलेगा, अच्छा मिलेगा, ऑप्टिमम लिफ्ट जो हमको चाहिए वो मिलेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते फिर। इन्फ्लुएंस ऑफ एंगल ऑफ अटैक। ठीक है, पहला इन्फ्लुएंस हमने कि स्टेग्नेशन पॉइंट, दूसरा फ्लो एक्सेलरेशन और तीसरा प्रेशर रिकवरी। स्टेग्नेशन पॉइंट क्या बोलते हैं, ठीक है, मान लो किसी भी ये पार्टिकल है, पार्टिकल की स्पीड है मान लो v, ये जा रहा है, अचानक से किसी पॉइंट में ये टकराता है और उसकी वेलोसिटी क्या आती है, जीरो आती है। इसकी कुछ वैल्यू थी इसके स्पीड की, और एक पर्टिकुलर जगह पर जाके क्या होता है, वो स्ट्राइक करता है, उसकी वेलोसिटी सडनली जीरो आती है, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, स्टेग्नेशन पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, स्टेग्नेशन पॉइंट। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट पॉजिटिव प्रेशर, वो पिछले डायग्राम में क्लियर नहीं था, वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। ग्रेटेस्ट पॉजिटिव प्रेशर ऑकर्स एट अ स्टेग्नेशन पॉइंट। स्टेग्नेशन पॉइंट जहां पे लीडिंग एज, जहां पे हमारा जो भी एयर है वो स्ट्राइक कर रहा है, उसकी वेलोसिटी वहां पे जीरो हो जा रही है स्ट्राइक करने पर। ठीक है, वेयर फ्लो वेलोसिटी जीरो, वहां पे सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर ऑकर होता है। मूव्स फ्रॉम अपर टू लोअर सरफेस एज एंगल इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता है, एंगल पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये अपर टू लोअर सरफेस में ये मूव करता है। स्टेग्नेशन पॉइंट की बात होगी। फ्लो एक्सेलरेशन, फ्लो एक्सेलरेट्स रैपिडली अराउंड नोज इन लीडिंग पोर्शन, क्रिएट्स सब्सटेंशियल डिक्रीज इन स्टैटिक प्रेशर। ठीक है, जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो फ्लो क्या होता है, एक्सेलरेट होता है, वेलोसिटी जीरो हो उसके बाद क्या होता है, फ्लो एक्सेलरेट होता है। ठीक है, अराउंड द नोज, ठीक है, या लीडिंग पोर्शन वाले, लीडिंग वाले पोर्शन में। ठीक, और यहां पे स्टैटिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। एंड थर्ड इज प्रेशर रिकवरी। फ्रॉम पीक नेगेटिव वैल्यू प्रेशर इंक्रीजेस बैक टू द फ्री स्ट्रीम वैल्यू नियर द ट्रेलिंग एज। ठीक है, जैसे जैसे प्रेशर ट्रेलिंग एज में जाते आता है, ठीक है, एयर जाते आता है, प्रेशर क्या करता है, रिकवर करता है, अपनी ओरिजिनल वैल्यू वापस आ जाता है, मतलब बढ़ता हुआ वापस अपने ओरिजिनल वैल्यू में आ जाता है। ये तीन पार्ट है, ये एंगल ऑफ अटैक इन्फ्लुएंस करता है तीनों को। एंगल ऑफ अटैक, एंगल ऑफ अटैक की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो हमको प्रॉपर ये चीजें मिलेगी। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, एंगल ऑफ अटैक पे डिपेंड करता है। एंगल ऑफ अटैक क्या है, कॉर्ड लाइन और रिलेटिव एयर फ्लो के लाइन के बीच का एंगल है एंगल ऑफ अटैक। तो यहाँ पे हम एक ग्राफ देखते हैं,
एंगल ऑफ अटैक का इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ अटैक देखो -4 डिग्री था, उसके बाद 0 डिग्री, ये लिफ्ट की वैल्यू है ना, लिफ्ट की वैल्यू, ठीक है। 4 डिग्री में बढ़ा, तो आप देख सकते हैं एंगल ऑफ अटैक के बढ़ने से लिफ्ट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, लेकिन 16 डिग्री के बाद लिफ्ट की वैल्यू बढ़नी बंद हो जाती है। इसका मतलब क्या है, 16 डिग्री, कंक्लूजन क्या निकला, एंगल ऑफ अटैक के इंक्रीज करने से लिफ्ट बढ़ेगा, बट कंडीशन अप्लाइड, ठीक है, अप टू 16 डिग्री। 16 डिग्री के ऊपर अगर एंगल ऑफ अटैक की वैल्यू बढ़ती है तो क्या हो जाता है, स्टॉल होना स्टार्ट होता है। स्टॉल बताऊंगा मैं, स्टॉल चालू होता है। स्टॉल का मतलब ये होता है कि लैक ऑफ लिफ्ट, लिफ्ट की कमी और फ्लाइट का नीचे आना, ठीक है। तो ऑप्टिमम वैल्यू, क्वेश्चन आता है ऑप्टिमम वैल्यू फॉर द मैक्सिमम लिफ्ट इज 16 डिग्री ऑफ एंगल ऑफ अटैक, 16 डिग्री ऑफ एंगल ऑफ अटैक अप टू 16 डिग्री। क्लियर है? तो जैसे जैसे हम एंगल ऑफ, कोई पूछा एंगल ऑफ अटैक बढ़ाने से लिफ्ट बढ़ता है, बिल्कुल। एंगल ऑफ अटैक को इंक्रीज करेंगे तो लिफ्ट की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन अप टू 16 डिग्री तक। 16 डिग्री के ऊपर अगर हम एंगल ऑफ अटैक को बढ़ाएंगे तो लिफ्ट वैल्यू कम होने चालू होती है, स्टॉल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्लियर है? तो ये था एंगल ऑफ अटैक का इफेक्ट। अब प्रेशर ग्रेडियंट की बात करते हैं, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट इज नथिंग बट प्रेशर डिफरेंस पर यूनिट टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस कितना हो रहा है, तो पहला आता फेवरेबल ग्रेडियंट, एयर प्रेशर फॉलिंग इन डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो। पहले वाले ग्रेडियंट को बोलते हैं क्या, एयर प्रेशर फॉलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द एयर फ्लो को टर्म क्या बोलते हैं, फेवरेबल ग्रेडियंट। दूसरा क्या होता है, एडवर्स ग्रेडियंट, एयर प्रेशर राइजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो, इसको एडवर्स बोलते हैं। ये फेवरेबल है, मतलब एयर फ्लो के डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, हमारा एयर प्रेशर फॉल होना चाहिए, कम होना चाहिए। और एयर प्रेशर जो है वो राइज हो रहा है अगर एयर फ्लो के डायरेक्शन में, उसको बोलेंगे एडवर्स ग्रेडियंट है। थर्ड है सेपरेशन अबव 16 डिग्री, जैसे कि मैंने बताया लास्ट में, 16 डिग्री के बाद लिफ्ट बनना बंद होता है और स्टॉलिंग स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, अबव 16 डिग्री स्टीप एडवर्स ग्रेडियंट कॉजेस फ्लो सेपरेशन, इसकी वजह से सेपरेशन होता है, फ्लो में सेपरेशन होता है, ठीक है। जो एयर फ्लो होता है वो क्या करता है, फ्लाइट को छोड़ने लगता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सेपरेशन, ठीक है, अबव 16 डिग्री। इसका रीजन क्या है, एडवर्स ग्रेडियंट, ठीक है। और उसके बाद लास्ट आता है स्टीपर ग्रेडियंट, हायर एंगल ऑफ अटैक क्रिएट्स स्टीपर ग्रेडियंट, ठीक है। इसके बाद अगर और एंगल ऑफ अटैक को बढ़ाया जाता है सेपरेशन के बाद, तो स्टीपर ग्रेडियंट आता है, ठीक है, जिससे स्टॉलिंग स्टार्ट होता है और फ्लाइट क्या होता है, मैन्यूवर होने लगता है, मतलब अलग अनप्रेडिक्टेबल डायरेक्शन में मोशन करने लगता है और लिफ्ट कंप्लीटली लॉस हुआ था उसमें से, ठीक है। तो दिस इज द प्रेशर ग्रेडियंट। सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर, व्हाट इज सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर वो पॉइंट होता है, कहाँ का पॉइंट, कॉर्ड लाइन में। कॉर्ड लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन है जो लीडिंग एज और ट्रेलिंग एज को जोड़ता है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन जो है, कॉर्ड लाइन है, उसमें एक पॉइंट होता है, ठीक है, जहां पे हम कंसिडर करते हैं जहां पे लिफ्ट फोर्स एक्ट होता है। जिस पॉइंट पे लिफ्ट फोर्स एक्ट होता है वो पॉइंट कहाँ लाई करता है, वो लाई करता है कॉर्ड लाइन में। कॉर्ड लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन है जो लीडिंग एज और ट्रेलिंग एज को क्या करता है, कनेक्ट करता है। उसी कॉर्ड लाइन में ही एक पॉइंट होता है जहां पे लिफ्ट फोर्स लगता है, और उस लिफ्ट फोर्स जहां पे लगता है जिस पॉइंट में, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है। द पॉइंट ऑन द कॉर्ड लाइन थ्रू विच लिफ्ट इज कंसिडर्ड टू एक्ट, उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर। आप देखो एरोफॉइल शेप है, यहाँ पे सेंटर ऑफ प्रेशर है, कॉर्ड लाइन के ऊपर, और लिफ्ट है, ठीक है। मूवमेंट, एज एंगल ऑफ अटैक इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू 16 डिग्री द सीपी मूव्स फॉरवर्ड, आगे की ओर बढ़ते आता है, ठीक है। ये है मेरा एरोफॉइल शेप, ये कॉर्ड लाइन है,
यहाँ सीपी था, अगर मैं एंगल ऑफ अटैक को 16 डिग्री तक बढ़ाता तो ये आगे बढ़ते जाता है, पोजीशन 1 पोजीशन 2 अलग अलग पोजीशन पे, ठीक है। When the stall occurs, lift decreases abruptly and CP generally moves back along chord, ठीक है। 16 डिग्री के बाद से क्या होता है, लिफ्ट बनना बंद हो जाता है और स्टॉलिंग स्टार्ट होता है। उस कंडीशन में क्या होता है, सेंटर ऑफ प्रेशर वापस चला जाता है। तो डिजायरेबल क्या है, डिजायरेबल ये है कि सेंटर ऑफ प्रेशर जो है वो सामने की आगे की ओर होना चाहिए, फॉरवर्ड की ओर डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। और 16 डिग्री तक क्या होता है, आगे बढ़ते आता है, 16 डिग्री तक सेंटर ऑफ प्रेशर लिफ्ट जो है वो खिसकते जाता है आगे की ओर। 16 डिग्री के बाद स्टॉलिंग होता है, देयर इज नो लिफ्ट, ठीक है, लिफ्ट बनना बंद होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद स्टॉल होता है, तो क्या होता है, हमारा सेंटर प्रेशर पीछे की ओर जाने लगता है, ठीक है, क्लियर है। तो सेंटर प्रेशर वो पॉइंट जहां पे लिफ्ट फोर्स एक्ट होता है, एंगल ऑफ अटैक को 16 डिग्री तक बढ़ाने पे वो फॉरवर्ड मूव करता है, सेंटर प्रेशर अपना 16 डिग्री के बियॉन्ड बाहर जाने पे क्या होता है, स्टॉलिंग स्टार्ट होता है। उस कंडीशन में सेंटर ऑफ प्रेशर पीछे की ओर आता है, क्लियर है। इसको एक बार देख लेते हैं, जो मैंने बात बोली है उसी का है। एक कर्व है CL मैक्स, ठीक है, CL मैक्स इज कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट। जनरली लिफ्ट को हम CL से डिनोट करते हैं, CL मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम लिफ्ट, क्लियर है। और CP की पोजीशन है परसेंटेज कॉल्ड आर्ट ऑफ लीडिंग एज, ठीक है। CP की पोजीशन कहां पे क्या हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो एंगल ऑफ अटैक, ये एंगल ऑफ अटैक बढ़ रहा है, एंगल ऑफ अटैक के बढ़ने से क्या हो रहा है, ठीक है, CP की पोजीशन कहां पे आ रही है, 40%, ठीक है। एंगल ऑफ अटैक कम है तो कहां पे है ये, ठीक है, 100, 90, 70। अब जब एंगल ऑफ अटैक को हम बढ़ाते जा रहे हैं तो यहाँ पे 16 डिग्री तक बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है आपका, ये पोजीशन भी क्या हो रहा है, 60 से आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ से मेजर करते हैं, ठीक है। तो पहले आप देख सकते हैं 100 में था, 100 में था, 90 में है, ऐसा ऐसा करके आगे बढ़ते जा रहा है। अब कितना मैक्सिमम मैक्सिमम CL की वैल्यू कितनी है, 16 डिग्री में आई यहाँ पे, और वो कितने परसेंट में आ गया, 35% में, यहाँ से 35%, इस लेंथ का 35% में आ चुका है, ठीक है, क्लियर है। ये इसमें अच्छे समझते हैं, ठीक है। मान लो ये है आपका CP आ गया फाइनली 16 डिग्री पे, तो इस लेंथ का 35% ये है CP का लोकेशन, कहाँ से, लीडिंग एज से, ये बताने की कोशिश किया जा रहा है 35%, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम आपका लिफ्ट आ रहा है, क्लियर है। तो ये एंगल ऑफ अटैक है, 0 से स्टार्ट हुआ है और 16 तक जाने पे मैक्सिमम CL मैक्स कब मिलेगा, 16 डिग्री पे मिलेगा, एंगल ऑफ अटैक किसमें, 16 डिग्री पे। और वहां पे देखो आपकी पोजीशन देखो, इसकी पोजीशन क्या है, 35% है, ठीक है, क्लियर। 35% ऑफ द कॉर्ड, परसेंटेज कॉर्ड बोल रहे हैं, परसेंटेज कॉर्ड, कॉर्ड का परसेंटेज लिया गया है 35%, ठीक। इसको समझ लेते हैं ये क्या है, ठीक। ये है रोटेशन के अबाउट है, मोमेंट के अबाउट है। अगर इस पर्टिकुलर एक्सिस, ये एयरक्राफ्ट दिख रहा है, इस एक्सिस के अबाउट अब अगर एरोप्लेन जो है वो रोटेट होता है, उसको बोलते हैं रोलिंग, क्या बोलते हैं, रोलिंग। और इस एक्सिस को क्या बोलते हैं, रोल एक्सिस, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट अगर एरोप्लेन घूम रहा है आपका, क्या बोलेंगे, रोलिंग, ये है रोलिंग, ठीक है। ये आपका एरोप्लेन है, ठीक है, क्लियर है, 3D में देखिए। तो रोलिंग कैसे होगा, दिस इज रोलिंग, ये क्या है, ये है आपका रोलिंग, ठीक है, ये आपका रोलिंग है, ठीक है। पिच एक्सिस, पिच, ये वाली एक्सिस इसके अबाउट रोटेट हो रहा है, ठीक है, इसके अबाउट रोटेट हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, पिचिंग, दिस इज पिचिंग, ठीक है। ये रोलिंग था, ये पिचिंग था, इसके अबाउट उसको क्या बोलेंगे, टर्म को पिचिंग, ठीक है। और इस वाले एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट अगर प्लेन रोटेट कर रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं योइंग, यॉ,
ठीक है, कैसे होगा ये ऐसा, क्लियर है। ये है रोलिंग, ये रोलिंग है, ठीक है, ये आपका पिचिंग है, ठीक है, पिचिंग, ठीक, इसके अबाउट इस एक्सिस के अबाउट पिचिंग, ठीक है, और यॉइंग क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट ये यॉइंग है, ठीक है। फिर से देखिए, रोलिंग, ठीक है, और पिचिंग, ठीक है, यॉइंग, ये यॉ है, ये यॉ है आपका, ये पिचिंग है, पिचिंग है, और ये रोलिंग है, रोलिंग, ठीक है, क्लियर। तो ये है मोशन है एयरक्राफ्ट के अबाउट 3 एक्सिस। ठीक, आगे देखते हैं एरोडायनेमिक फोर्स कोफिशिएंट्स, ठीक है, एरोडायनेमिक फोर्स कोफिशिएंट्स, ठीक है। ये होते क्या है, डायमेंशनलेस रेशियो, जिनका कोई डायमेंशन नहीं होता है, और रेशियो होते हैं, ठीक है, रेशियो बिटवीन एवरेज एरोडायनेमिक प्रेशर, एवरेज एरोडायनेमिक प्रेशर एंड एयर स्ट्रिप डायनामिक प्रेशर, एवरेज एरोडायनेमिक प्रेशर एंड एयर स्ट्रिप डायनामिक प्रेशर का रेशियो होता है, ये इसको बोलते हैं फोर्स कोफिशिएंट। तो दो टाइप के होते हैं, पहला होता है लिफ्ट कोफिशिएंट सीएल, और दूसरा होता है ड्रैग कोफिशिएंट, ठीक है। रेशियो बिटवीन लिफ्ट डिवाइडेड बाय विंग पैन फॉर्म एरिया एंड डायनामिक प्रेशर, ठीक है, क्लियर है। तो लिफ्ट कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, आपका लिफ्ट फोर्स, लिफ्ट फोर्स को मैं एल बोल दिया, ठीक, क्लियर है, अपॉन 1/2 रो वी स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका, डिवाइडेड और इनटू एरिया, लिफ्ट फोर्स अपॉन एरिया क्या हो गया, सी एल हो गया, ये हो गया सी एल, लिफ्ट फोर्स अपॉन डायनामिक प्रेशर इनटू एरिया। सिमिलरली ड्रैग कोफिशिएंट क्या होगा, सेम रेशियो होगा, ड्रैग फोर्स अपॉन 1/2 रो वी स्क्वायर इनटू एरिया, रो है ना ये, ड्रैग अपॉन 1/2 रो वी स्क्वायर इनटू एरिया। फॉर्मूला सेम है, बस फोर्स अलग अलग है, ठीक है। तो इन कोफिशिएंट का मतलब क्या है, कोफिशिएंट से हमको पता चलता है कि कितना लिफ्ट जनरेट हो रहा है, कितना ड्रैग जनरेट हो रहा है। अगर उनकी वैल्यू हमको कोफिशिएंट की वैल्यू पता चल जाती है तो हमको पता मिल जाता है कितना लिफ्ट जनरेट हो रहा है और कितना ड्रैग जनरेट हो रहा है। तो ये है आपका एरोडायनामिक फोर्स कोफिशिएंट्स, क्लियर। नेक्स्ट आता है एरोडायनामिक सेंटर, किसको बोलते हैं, एरोडायनामिक सेंटर, ठीक है, डेफिनेशन ही याद रखिए, ठीक है। कॉर्ड पोजीशन का 25%, कॉर्ड पोजीशन का 25% जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एरोडायनामिक एसी, एरोडायनामिक सेंटर। कॉर्ड पोजीशन का कितना परसेंट, 25% जो होता है उसको एरोडायनामिक सेंटर बोलते हैं, ठीक है। सिमेट्रिकल मूवमेंट, पिचिंग मूवमेंट अबाउट एसी फॉर सिमेट्रिकल एरोफॉइल एट नॉर्मल एंगल्स, ठीक है। एरोडायनेमिक सेंटर के अबाउट जो होता है पिचिंग का मूवमेंट होता है, ठीक है। और पिचिंग मूवमेंट 100% कंसिस्टेंसी, पिचिंग मूवमेंट रिमेन्स कांस्टेंट एट नॉर्मल एंगल ऑफ अटैक। नॉर्मल एंगल ऑफ अटैक मतलब 4 डिग्री से 16 डिग्री के बीच के जो एंगल है उसमें जो है पिचिंग जो है वो कंसिस्टेंसी होती है। तो पिचिंग जो होता है जनरली सेंटर ऑफ प्रेशर पे, सॉरी सेंटर, एरोडायनेमिक सेंटर पे ही होता है पिचिंग का काम, ठीक है, क्लियर है। और ये इसको काउंट कैसे करते हैं, इस पॉइंट को लोकेट कैसे करते हैं, जितना कॉर्ड है उसका 25% मेजर्ड फ्रॉम द लीडिंग एज इज सेंटर ऑफ, सॉरी एरोडायनेमिक सेंटर, बार बार सेंटर प्रेशर निकल रहा मुझसे, एरोडायनेमिक सेंटर एसी, क्लियर है। तो आप देख सकते हैं ये है, ठीक, सेम चीज को मैं समझाया था अभी, ठीक। तो पिचिंग मूवमेंट कहाँ क्या होता है, पिचिंग मूवमेंट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले, ठीक, उसी बात किया है। पिचिंग मूवमेंट को समझते हैं, एरोफॉइल टाइप का है, पहला कैम्बर्ड, दूसरा सिमेट्रिकल, कैम्बर्ड सिमेट्रिकल,
ठीक। कैम्बर के केस में क्या होता है, मूव्स फॉरवर्ड विथ इंक्रीजिंग एंगल ऑफ अटैक। सीपी सेंटर ऑफ प्रेशर का मूवमेंट मैंने बताया था आपको, सेंटर ऑफ प्रेशर वो पॉइंट होता है जहां पे लिफ्ट एक्ट करता है, ठीक है, क्लियर है। तो कैम्बर के केस में क्या होता है, एंगल ऑफ अटैक को इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा, आगे की ओर बढ़ता है सीपी का मूवमेंट, ठीक है। पिचिंग मोमेंट क्या होता है, नोज डाउन कांस्टेंट एट नॉर्मल एंगल्स, ठीक है, क्लियर है। कैम्बर केस में क्या होता है, नोज डाउन, ठीक है, नोज डाउन, ठीक है, ये पिचिंग है, ये रोलिंग है, ये पिचिंग है, नोज डाउन होगा, ठीक है, नोज डाउन होगा, क्लियर है। और ये कांस्टेंट होता है किसमें, नॉर्मल एंगल्स पे, एंगल ऑफ अटैक की बात चल रही है, ठीक है। एंगल ऑफ अटैक को बढ़ाने से बढ़ता है, ठीक है, ये क्या नोज डाउन होता है इस केस में। सिमेट्रिकल अगर हो, अगर एरोफॉइल जो है सिमेट्रिकल हो, ठीक है, सिमेट्रिकल का मतलब होता है जीरो कैम्बर, इसका सीपी का मूवमेंट जो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है, और पिचिंग मूवमेंट जीरो होता है, पिचिंग मूवमेंट होता ही नहीं है उसमें, नॉर्मल एंगल ऑफ अटैक पिचिंग मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है। सिमेट्रिकल एरोफॉइल केस में, कैम्बर केस में क्या होता है, सीपी आगे बढ़ता है, सिमेट्रिकल केस में सीपी फिक्स रहता है, सेंटर प्रेशर, ठीक है, जहां पे लिफ्ट लगता है, ठीक है। पिचिंग मूवमेंट इसमें क्या होता है, नोज डाउन होता है और कांस्टेंट होता है नॉर्मल एंगल पे। सिमेट्रिकल केस में नोज डाउन होता ही नहीं है, पिचिंग होता ही नहीं है नॉर्मल एंगल्स पे, क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं सिमेट्रिकल वर्सेस कैम्बर एरोफॉइल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया सिमेट्रिकल में कैम्बर जीरो होता है और कैम्बर में ऑब्वियसली बात है कैम्बर होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी होगा, ठीक है, क्लियर है। तो उस केस में मैंने फिर से बताता हूँ, सिमेट्रिकल एरोफॉइल में क्या होगा, कैम्बर जीरो होगा आपका, ठीक है, पिचिंग नहीं होगा, पिचिंग मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। सिमेट्रिकल एरोफॉइल कहाँ यूज होता है, यूज्ड इन एरोबैटिक एयरक्राफ्ट, प्रेडिक्टेबल बिहेवियर, लेस एफिशिएंट लिफ्ट जनरेशन, लिफ्ट जनरेशन कम होता है बट इसका बिहेवियर प्रेडिक्टेबल होता है, ठीक है, एंड एरोबैटिक एयरक्राफ्ट में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। सीपी का पोजीशन चेंज नहीं होता, और सीपी का पोजीशन क्या होता है, चेंज नहीं होता, कैम्बर जीरो होता है, ये सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल एरोफॉइल का क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, जीरो कैम्बर, सीपी डज नॉट मीन मूव, सीपी डज नॉट मूव इसका मतलब सीपी इज फिक्स्ड, और लिफ्ट जनरेशन क्या होता है, एफिशिएंट नहीं होता है, ठीक है। इसका यूज्ड इन मोस्ट एयरक्राफ्ट, मोर एफिशिएंट लिफ्ट जनरेशन, प्रोड्यूसेस जीरो लिफ्ट एट जीरो एंगल ऑफ अटैक, एंगल ऑफ अटैक को जीरो भी करोगे तो कुछ ना कुछ लिफ्ट तो देगा ही हमको, ठीक है। इसलिए बहुत सारे एयरक्राफ्ट में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें हैं, अब भी जैसे बताया था नोज डाउन पिचिंग होती है, एंगल ऑफ अटैक को बढ़ाने पे क्या होता है, सीपी की वैल्यू बढ़ती है, और रोलिंग सॉरी पिचिंग कैसा होता है, नोज डाउन पिचिंग होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये है कैम्बर्ड एरोफॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स, पिछले साइड में इसको बता चुका हूं मैं, उसी का ही थोड़ा डिटेल है। अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एयर फ्लो, एयर फ्लो को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो है वो एंगल ऑफ अटैक है, दूसरा है एयरफॉइल एरोफॉइल शेप, थर्ड है वेलोसिटी, और फोर्थ है एयर डेंसिटी। कैसे, ठीक है, क्लियर है। एयर फ्लो क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज कर देता है, पूरा का पूरा एंगल ऑफ अटैक, ठीक है। दूसरा थिकनेस एंड कैम्बर अफेक्ट एयर फ्लो क्रॉस सेक्शनल एरिया, एयर फ्लो क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया से एयर फ्लो हो रहा है वहां पे एयर एरोफॉइल शेप चेंज करता है, आपको पता ही है, तभी तो लिफ्ट मिलता है हमको, इसलिए एरोफॉइल शेप को बनाया जाता है, ठीक है। वेलोसिटी चेंजेस मास फ्लो ऑफ एयर, ठीक है। मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट मतलब एक सेकंड में कितना केजी का एयर जा रहा है उसको चेंज करता है, क्योंकि रीजन इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या कर रहा है, अल्टीमेटली मास फ्लो रेट को चेंज कर रहा है, क्योंकि वो उस फॉर्मूले में आता है, ठीक है। और एयर डेंसिटी
एयर डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने फिर से बताया, एयर डेंसिटी, इसमें डेंसिटी सेम फॉर्मूला दोनों के लिए है, डेंसिटी, ठीक है, ये है एरिया, डेंसिटी और स्पीड, स्पीड और डेंसिटी तीनों क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। आपको पता है हाइट के बढ़ने से, एल्टीट्यूड के बढ़ने से क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज होता है, ठीक है। तो एयर डेंसिटी क्या करता है, मास फ्लो रेट को चेंज करता है। तो मास फ्लो रेट को तीन लोग अफेक्ट करते हैं, कौन कौन सा, डेंसिटी, एरिया या शेप और क्या आपका स्पीड, ठीक। सरफेस कंटामिनेशन इफेक्ट देखते हैं, सरफेस कंटामिनेशन इफेक्ट्स, सरफेस कंटामिनेशन इफेक्ट्स में क्या क्या आता है, ठीक है। कंटामिनेशन का मतलब होता है आपका एयर का, आपका सरफेस कैसे खराब होता है, ठीक है, डैमेज कैसे होता है, क्लियर है। फर्स्ट वन इज आइस फॉर्मेशन एंड सेकंड वन इज वाटर ड्रॉपलेट्स, थर्ड वन इज सरफेस डैमेज एंड फोर्थ वन इज डर्ट एंड डेब्रिस। आइस फॉर्मेशन हमको पता है एल्टीट्यूड में क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है जिससे आइस फॉर्मेशन होता है, जिससे क्या होता है एयर फ्लो हमारा ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, एयर फ्लो प्रॉपर स्मूथ नहीं हो पाता है, ठीक है। एयर फ्लो स्मूथ नहीं होता है तो क्या होता है, प्रॉपर हमको प्रेशर डिफरेंस नहीं मिलता है, जिससे लिफ्ट प्रेशर में दिक्कत होती है। दूसरा वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, एयर में मॉइस्चर होता है उसकी वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं, जो भी क्या करते हो, क्या करता है, डिसरप्ट करता है फ्लो को, क्योंकि एयर के साथ दूसरा एलिमेंट वाटर आ रहा है, इसलिए क्या होता है एयर फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता है। तीसरा सरफेस डैमेज, कोई भी डेंट हो सरफेस, तो वो जैसा सरफेस होना चाहिए वैसा हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से डेंट या कोई भी डैमेज होता है, जिसकी वजह से वो शेप प्रॉपर नहीं मिल पाता, शेप नहीं मिल पाने की वजह से क्या होता है, हमको दिक्कत होती है, क्लियर है, हमको लिफ्ट नहीं मिलता, एयर फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता, ठीक है। और चौथा होता है डर्ट, क्लीन नहीं कर रहे हैं सरफेस को हम, ठीक है, बहुत ज्यादा गंदगी, तो क्या हो रहा है, वो सरफेस रफ हो आता है, वो हमको वो इफेक्ट नहीं मिल पाता, ठीक है, जैसा मिलना चाहिए, वो स्ट्रीमलाइन इफेक्ट या स्ट्रीम ट्यूब वाली इफेक्ट नहीं मिल पाती, एरोडायनामिक इफेक्ट नहीं मिल पाती, जिससे क्या होता है हमको फ्लो नहीं हो पाता है, फ्लो नहीं होने की वजह से हमको लिफ्ट डायरेक्शन में दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये चार चीजें हैं, आइस फॉर्मेशन, वाटर ड्रॉपलेट, सरफेस डैमेज एंड डर्ट एंड डेब्रिस, ठीक है, क्लियर। तो इस चैप्टर से की टेक अवेज क्या क्या है, की टेक अवेज इसके फर्स्ट है लिफ्ट जनरेशन, लिफ्ट जनरेशन कहाँ से होता है, प्रेशर डिफरेंस से होता है, और इसमें एंगल ऑफ अटैक का रोल होता है, ठीक है। तीसरा डायनामिक प्रेशर, ठीक है, डायनामिक प्रेशर को पीडी को आप इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, लिफ्ट को भी इंक्रीज करेगा और ड्रैग को भी इंक्रीज करेगा, ठीक, लिफ्ट को इंक्रीज करेगा, ड्रैग को इंक्रीज करेगा। थर्ड आता है एंगल ऑफ अटैक, ठीक है, 0 से 16 डिग्री तक, 0 टू 16 डिग्री तक क्या होता है, एंगल ऑफ अटैक करने पे लिफ्ट की वैल्यू बढ़ती है, 16 के बाद लिफ्ट क्या होता है, बनना बंद हो जाता है, राइट। और सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर प्रेशर वो पॉइंट होता है सीपी जहाँ पे लिफ्ट फोर्स लगता है, और लिफ्ट फोर्स क्या होता है, एंगल ऑफ अटैक के बढ़ने से क्या होता है, सेंटर प्रेशर आगे की ओर बढ़ता है, ये इसके की टेक अवे से सामने की ओर बढ़ता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 खत्म होता है, ठीक है, थैंक यू सो मच।